हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत क्लास नंबर 10, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक संरचना वहाँ की क्या थी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, विज्ञान, कला, इन सारे चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है, इससे आप रटने की प्रक्रिया से बाहर भी निकल पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे विशेषताएं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ पे। तो देखिए, सामाजिक जीवन को लेके हमेशा देखिए, किसी भी समाज में आप देख लीजिए, विश्व के किसी भी कोने पे देख लीजिए, चाहे बहुत पहले देख लीजिए, वर्तमान में देख लीजिए, समाज में कहा जा रहा है कि हमेशा एक जटिलता की स्थिति मौजूद रहती है। तो यहाँ पे भी सिंधु सभ्यता में भी समाज में पूरी तरीके से जटिलता रही ही होगी, जिसमें विभिन्न समुदाय, एकाधिक धार्मिक परंपरा के अनुयायी और भी अन्य जो भी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के मद्देनजर अगर देखते हुए अगर देखा जाए तो उनके द्वारा समाज को यहाँ पे 4, ध्यान रखिएगा, वर्ग में बांट दिया गया। 4 वर्ग में बांट दिया गया। ये कौन कौन थे? तो पहला था यहाँ पे शासक, दूसरा धनी जो लोग होते थे, इसके अलावा धनी या कुलीन भी, ठीक है, कुलीन जो अमीर लोग होते हैं उनको कुलीन बोला जाता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग, नेक्स्ट अपन अनुमान लगा सकते हैं निम्न वर्ग। उनके आवासों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाज में पूरी तरीके से आर्थिक विषमता, जो इनकी आवास थे, पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि आर्थिक विषमता व्याप्त थी। जिससे कि मैंने आप लोग बताया था कि वहाँ पे पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था और पूर्वी भाग दुर्गीकृत नहीं था, माने किला नहीं था यहाँ पे। तो ऐसा माना गया कि पश्चिम भाग में अमीर लोग रहते होंगे, शासक लोग, धनी, कुलीन लोग रहते होंगे, और इधर पूर्वी भाग में हो सकता है कि मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग यहाँ पे रहते होंगे। इसके अलावा सावधान रीतियों से भी यहाँ पता चलता है, सावधान जो पद्धति है, जो भी मिला है यहाँ पे, दफनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। जिससे ये भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई था। बड़ी संख्या में मातृ देवी मृण मूर्तियों के मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सावधान, ध्यान रखिएगा, पद्धति तो था ही था यहाँ पे, लेकिन जो मूर्तियाँ मिली है, मातृ मूर्ति, इससे हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का जो समाज जो होगा, मातृसत्तात्मक समाज की तरफ पूरी तरीके से झुका होगा। इसके अलावा अगर इनके हम लोग रहन सहन की बात करें, रहन सहन क्या था, इनका लाइफ स्टाइल कैसे चल रहा था, तो यहाँ पे सिंधु निवासी शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे, ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों लोग यहाँ पे मौजूद थे। वस्त्र आभूषण के शौकीन थे, ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र उपयोग में लाए जाते थे। स्त्रियां साज सज्जा पर काफ़ी, देखिए जो होता है ना, मेकअप पर विशेष ध्यान देती थी। हड़प्पा से वैनिटी बॉक्स भी मिला हुआ है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अगर वैनिटी बॉक्स मिल रहा है तो इसका मतलब कि पूरी तरीके से मेकअप को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। उसी तरीके से इनके अगर हम लोग मनोरंजन को देखें कि मनोरंजन एक्टिविटी में क्या क्या लोग करते थे, किस प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे, तो जैसे कि शिकार करना, हंटिंग हो गया, मछली पकड़ना, फिशिंग हो गया, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, हो सकता है कि मनोरंजन के लिए, जैसे कि आज वर्तमान में किया ही जाता है। नर्तक एवं नर्तकों की मूर्ति काफ़ी बहुतायत मात्रा में मिली है, जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे भी नागिन डांस वगैरह चलता है, जो भी है यहाँ पे, ठीक है, चल रहा है। मिट्टी के बने असंख्य खिलौने खुदाइयों में जो मिले हैं, जो बच्चों के मनोरंजन की पुष्टि को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन के साधन मौजूद था। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे अंत्येष्टि पद्धति। अभी मैंने सावधान की जो बात की, मैंने बताया था आप लोगों को, शुरू से बता रहा हूँ, जब भी स्थल में पढ़ाया तभी मैंने बताया कि कई जगह अंत्येष्टि के तीनों जो चीज़ मिले हैं,
पूर्ण सावधान, आंशिक सावधान, ठीक है। इस तरीके से वहाँ जो सावधान की जो पद्धति जो मिली है, जैसे कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह कर्म, ठीक है, और तो और मृतकों के साथ सामानों को भी दफनाया जाना सिंधु निवासियों के पारलौकिक जीवन में कि इनका भाई दूसरे जन्म में भी हो सकता है कि विश्वास होगा। तो पारलौकिक जीवन में आस्था को पूरी तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है। ये था पूरा का पूरा समाज के बारे में। दूसरी चीज़ें यहाँ पे राजनीतिक संगठन एवं प्रशासन को लेके कि वहाँ राजनीतिक संगठन क्या था, प्रशासन कैसे चलता था। अब देखिए, जब भी राजनीतिक संगठन और प्रशासन की यहाँ पे बात हो तो देखिए कितनी शानदार तरीके से समकोण काटती हुई यहाँ पे सड़कें थी, सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ यहाँ पे नगर मौजूद था। तो क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोई ना कोई सिस्टमेटिक प्रशासन यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, जिसको सारे लोग फॉलो करेंगे। कुछ यही चीज़ यहाँ हमें दिखाई देता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के लिपि के पढ़े न जाने के कारण यहाँ की शासन प्रणाली का केवल अनुमान लगाया जा सकता है वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की स्थिति को देख के। जैसे कि विश्व समाजों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक संगठन की प्रायः 3 प्रणालियों का उदय हुआ है अभी तक, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। पहला है यहाँ पे राजतंत्र, ठीक है, मोनोपोली आप बोल सकते हैं। दूसरा हुआ है धर्मतंत्र और तीसरा आप लोगों को पता है प्रजातंत्र। तो क्या होगा, तीनों में से यही कोई न कोई एक मौजूद होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक प्रणाली का प्रयोग सैंधव राजनीतिक जीवन में जरूर हुआ होगा। अभी यह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है क्या था, राजतंत्र राजा था, धर्म था, प्रजातंत्र था। लेकिन निश्चित साक्ष्य के अभाव में सैंधव राजनीतिक परिदृश्य का स्वरूप केवल अनुमान का यहाँ पे विषय है। अभी जो हम लोग अनुमान लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो प्रशासन को ध्यान में रख के हम अनुमान लगाएंगे, जैसे कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा बोला गया। जैसे कि मध्यम वर्गीय जनतंत्र व्हीलर ने समर्थन किया कि यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोगों का शासन होगा। जनतंत्र होगा, हंटर ने बोला। प्रतिनिधि होगा यहाँ पे, मतलब प्रजातंत्र पे बेस होगा, मैके के द्वारा बोला गया। गुलाम पर आधारित बीबी अस्टुर, पुरोहितों का शासन अस्टुअर्ट पिगट के द्वारा। व्यापारियों का शासन एक लोकप्रिय विचार था। आइए देखते हैं, हम लोग इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे हो सकता है। तो पहला चीज यहाँ पे नगर निर्माण योजना। इसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी शासन व्यवस्था रही होगी, खूब आप एज्यूम कीजिए, वह सुदृढ़ होगी, क्योंकि इस विस्तृत सभ्यता के विभिन्न स्थल पर एक जैसी भवन निर्माण योजना, सड़कों एवं नालियों का प्रबंध, माप तौल के साधन आदि देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र के अभाव को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था पूरी तरीके से मौजूद थी। जनता आंतरिक एवं बाह्य खतरों से बहुत हद तक मुक्त थी। राज्य के 2 प्रशासनिक केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जहां से संपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया जाता होगा। प्रोफेसर R.S. शर्मा काफी इंपोर्टेंट नाम है। इनके मत में बोला गया कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति के नगरों में व्यापारी वर्ग का शासन चलता था। तो इसको लेके बहुत सारे इतिहासकारों में, ठीक है, एकजुटता, मैंने बहुत अधिक मतभेदता नहीं है इसको लेके कि भाई व्यापारियों का ही हो ना हो शासन यहाँ पे होगा। तीसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ की धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था क्या यहाँ पे मौजूद थी, इसको हम लोग बारी बारी से करके चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कुछ इंडिकेशन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रतीक चिन्ह के रूप में जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव योगीश्वर का प्रतीक, ताबीज है प्रजनन शक्ति का प्रतीक, बैल शिव का वाहन, बकरा बलि हेतु यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे। अब आइए हम लोग, ठीक है, कुछ और चीज है। नाग पूजा हेतु, श्रृंग शिव का रूप, भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, युगल सावधान पति के साथ पत्नी का, ठीक है, सती होना। अब आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, बहुत सारे इसमें तथ्य भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए आम तौर पर अगर देखा जाए, आप खुद एज्यूम करके देख सकते हैं कि जो धार्मिक जो व्यवस्था होती है 2 चीजों पे पूरी तरीके से टिकी हुई है अभी तक। दूसरा जो, ठीक है, तीसरा तो नहीं आया मेरे ख्याल से। पहला है संकल्पनात्मक, इसको हम लोग दार्शनिक बोलते हैं, दार्शनिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है व्यवहारिक बोलते हैं, ठीक है, व्यवहारिक
व्यवहारिक, और इस व्यवहारिक में ही कर्म कांड बहुत अधिक होने लगता है। तो पूरा पूरा देखिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, इन्हीं दो चीज़ों पे टिका हुआ है। पहला रूप आध्यात्मिक, ठीक है, ग्रंथों में पाया जाता है। दूसरा भौतिक अवशेषों के रूप में मिलता है, जो आए दिन हमारे समाज में, ठीक है, कहीं बकरा कटवा देना, कहीं नर बलि, जो भी यहाँ पे, ठीक है, आज भी ऐसा माना जाता है कि होता ही है। लेकिन उत्खनन में प्राप्त भौतिक अवशेषों की प्रचुरता के कारण हड़प्पाई लोगों के धर्म को कर्म कांडीय पक्ष के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पे दार्शनिकता कम थी, लेकिन ये कर्म कांड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में अधिक थी। तो चलिए, अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि कर्म कांड से युक्त हड़प्पा काल के लोग मौजूद थे, जिसे सबसे पहले यहाँ पे मातृ देवी पूजा, वर्तमान समय भी देख लीजिए, दार्शनिक कम है, ठीक है, कर्म कांड अधिक है, वैसे ही वो भी था। मातृ देवी की पूजा, यहाँ पे नारी मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिले हैं, जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियाँ माना जाता है। हड़प्पा से मिली एक मूर्तिके में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा को दिखाया गया है, मातृ देवी की उर्वरता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। एक मुहर पर मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दिए जाने का भी साक्ष्य है। तो कुल मिला के दिखाया क्या जा रहा है कि उस समय का जो समाज होगा, ठीक है, बिल्कुल मातृ सतात्मक की तरह पूरी तरीके से झुका होगा, और इसको लेके इतिहासकारों में बहुत अधिक मतभेदता नहीं है। दूसरा है यहाँ पे पशुपति। पशुपति आप लोग समझ में आ गया होगा। शिव की पूजा, शिव की पूजा, शिव इकलौते उस समय के हड़प्पा काल के, ठीक है, इकलौते गॉड मौजूद थे। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, जो सिंधु सभ्यता में शिव पूजा को प्रमाणित करती है। अन्य मुहरों में शिव को नागधारी हो गया, ठीक है, धनुर्धरी हो गया, इनके रूप में चित्रित किया गया है। शिव के ये सारे रूप अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में प्रेजेंट में भी यहाँ पे मौजूद है। और हिस्ट्री का जब भी मैं डिफिनीशन बताता हूँ, यही बोलता हूँ कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से अतीत का अध्ययन करना। तीसरा है यहाँ पे वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा, सिंधी निवासी वृक्षों में प्रमुखतया नीम और पीपल की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में पीपल की पत्तियां यहाँ पे दिखाई गई है। पीपल की पत्ती, जो आज भी देखिए बहुत सारे लोग पीपल की पत्ती का, ठीक है, पूजा करते हैं। पशु एवं नाग पूजा, पशु प्लस नाग पूजा, सिंधी निवासी पशु एवं सर्पों की पूजा करते थे। उनकी पूजा किसी भय अथवा देवताओं का वाहन मानकर किया जाता था। पशुओं में जो सबसे कुबड़ेदार होता है, जिसका कुबड़ होता है बहुत अधिक निकला होता है, जैसे कि सांड वगैरह आप बोल सकते हैं, जिसके कई सारे मोहरों पर चित्र भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर देवता के दोनों ओर सर्प की आकृति यहाँ पे दिखाई गई है, सांप की आकृति को दिखाई गई है, जो नाग पूजा की हो सकता है कि पुष्टि करता हो। नाग पूजा। तीसरा है, नेक्स्ट यहाँ पे लिंग एवं, ठीक है, योनि पूजा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का चीज आप जरूर लिखिए। लिंग एवं योनि के द्वारा सैंधव जन ईश्वर की सृजन शक्ति के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करते थे। कुछ इसी तरीके के और सारी यहाँ पे शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि जल पूजा, जल पूजा, ठीक है, जैसे कि आप लोग पता ही है कि बहुत सारे जो धार्मिक स्नानागार जो पाया गया है, बड़े बड़े रूप में जो पाया गया है, कुल मिला के अनुष्ठान वगैरह पे किया जाता था। जल की, ठीक है, प्रचुरता यहाँ पे अधिक थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार शायद इसी उद्देश्य से बनाया गया होगा। प्रतीक पूजा, सिंबॉलिक, ठीक है, पूजा के रूप में आप समझ सकते हैं इसमें कि जैसे श्रृंग स्तंभ, स्वास्तिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जो अभी भी देखिए, ठीक है, स्वास्तिक बनाया जाता है ना, कैसे आप, ठीक है, जो भी था इस तरह से बनाया जाता है। स्वास्तिक को देख के हिटलर को आप लोग जरूर याद आ गया होगा। स्वास्तिक के चित्र के मुहर पर भी मिले हैं, संभवतः किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते होंगे। और लास्ट है यहाँ पे अग्नि पूजा। अग्नि पूजा लोथल एवं कालीबांगा से अग्नि देव के भी साक्ष्य
यहाँ पे पाए गए हैं जो अग्नि पूजा को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ है धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत, जैसे कि बलि देना, मरणोपरांत जीवन में विश्वास था उनका, शव के साथ अन्य वस्तुओं को दफनाना अंधविश्वासों का पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है, पारलौकिक जीवन को इंडिकेट कर रहा है। इन विशेषताओं से यह प्रतीत होता है पूरा का पूरा कि यह धर्म मुख्य रूप से इसी देश में ही पनपा होगा, बढ़ा होगा, और यह हिंदू धर्म का ही ऐसा माना जाता है कि पूर्व प्रजनक रहा होगा। क्योंकि वर्तमान में हिंदू धर्म में देखिए ये सारी चीज़ें वर्तमान में आप देख लीजिए, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सारी इसकी जो विशेषताएं मौजूद है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक विशेषताएं हड़प्पा काल की, और उसके साथ साथ हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग और व्यापार की स्थिति क्या थी। तो आर्थिक विशेषताओं को देखने के बाद हम इसे भी ठीक है कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक विशेषता की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उस समय क्या था, कृषि था। कृषि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था किसी भी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी सिंधु वासियों का मुख्य पेशा जो था कृषि कार्य था। यहाँ पे गेहूं हो गया, जौ, ठीक है, बाजरा, सब ठीक है, जौ बाजरा ये सब मोटी फसल के रूप में जाना जाता है। धान की खेती के भी साक्ष्य लोथल रंगपुर से मिले हैं। सिंचाई के यहाँ पे कृत्रिम साधन भी मौजूद थे। कृषि के लिए यहाँ पे सिंचाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो नदी के आसपास तो लोग बसे ही थे। इसके अलावा कृत्रिम साधन भी मौजूद थे। इसके अलावा ये लोग जलवायु पे डिपेंडेंट थे, वर्षा वगैरह होती थी। अनागार की मौजूदगी, जो बड़े बड़े अनागार बनाया गया है, क्या ऐसे थोड़े बना दिया गया होगा। अनागार जो बनाया है, हो सकता है कि भाई उस समय अनाजों की प्रचुरता अधिक होगी। दूसरा फैक्टर है पशुपालन। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार जो भी मुहर मिला, मुहर, इसके अलावा मृदभांड मिला, ठीक है, मृदभांड, इन सारे चीज़ों में पशुओं की आकृति बहुत दिखाया गया है। अब वर्तमान समय में देख लीजिए, अगर किसी वस्तु का अगर अधिक प्रचलन है तो हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो वैसे ही मुहरों और मृदभांडों में किया जाता था। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पशुपालन उस समय बहुत अधिक उपयोगी होगा। हो सकता है कि परिवहन के लिए इसका प्रयोग लाया जाता होगा, कृषि के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा उनका दूध, मांस, ऊन सब जिससे कि वर्तमान में प्राप्त किया जाता है। तीसरा शिल्प एवं व्यवसाय, शिल्प प्लस व्यवसाय, इसमें क्या हो सकता है, तो सिंधी निवासियों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास किया जो उनकी नागरिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। उनके व्यवसायों में वस्त्र बुनना, ठीक है, साथ में मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट निर्माण, मन के, ये सारे चीज़ें जो है शिल्प के अंतर्गत, ठीक है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है। साथ में धातु कर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से, ठीक है, तांबा प्लस टीन को मिला के इनके द्वारा जो एक नया, ठीक है, धातु प्रयोग लाया जाता था, ठीक है, कांसा का प्रयोग किया जाता था। ये वाकई में काबिल तारीफ था, बहुत शानदार अनुपात में मिलाया जाता था इनके द्वारा। और साथ में सोने चांदी से ये लोग परिचित थे, ठीक है, तो सोने, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, सोने प्लस चांदी से भी ये लोग पूरी तरीके से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति इस बात का परिणाम है। नेक्स्ट, व्यापार वाणिज्य, आइए बात करते हैं हम लोग। व्यापार आ ही गया, अब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो स्वाभाविक है कि वाणिज्य को, व्यापार को बढ़ावा दिया ही जाएगा। तो सिंधु घाटी के देखिए सभ्यता का आधार, कोई भी क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कृषि से कभी डेवलप नहीं हो सकता है जब तक गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। प्राथमिक एक्टिविटी अधिक होगा तो सेकेंडरी एक्टिविटी अधिक होने लगेगा, टर्शियरी एक्टिविटी अधिक होगा, जिसकी वजह से नगरीकरण, नगरों का पूरी तरीके से आधार तैयार होने लगेगा। यही था व्यापार वाणिज्य से यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकसित नगर पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप होने लगे। विकसित नगर यहाँ पे सामने यहाँ पे आने लगे। अब नगर जब यहाँ पे बस गया, बन गया,
तो बहुत सारे यहाँ से रोजगार भी तो जनरेट होगा। कच्चा माल लाया जाएगा, रॉ मटेरियल तैयार माल यहाँ से, ठीक है, कंप्लीट किया जाएगा, बाकी नगरों के आसपास के क्षेत्रों में इसे भेजा जाएगा। बहुत अधिक अगर होगा तो इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा बाहर के देशों में, ठीक है, यही होता था। अब जो एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा था, ठीक है, राज्य से राज्य में हो सकता है, बाहर भी किया जाता था, इसीलिए यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया गया इस एक्सपोर्ट को। एक था आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार माने, ठीक है, भारत के ही क्षेत्रों में जो भी था, पाकिस्तान के इलाका। दूसरा था यहाँ पे बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार की हम लोग बात करें तो संघ व्यापारी, यहाँ से आंतरिक व्यापार के अंतर्गत जो भी सैंधव निवासी थे, देखिए संघ व्यापारी नीलगिरी, देखिए कहाँ पे नीलगिरी, बहुत नीचे, ठीक है, दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की सीमाओं में स्थित जो नीलगिरी है, मैसूर के क्षेत्रों से यहाँ लोग सोना प्राप्त करते थे, सोना प्राप्त करते थे और तांबा का, ठीक है, साथ में राजस्थान को जो खेतड़ी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी समय से राजस्थान का खेतड़ी, यहाँ से लोग तांबा प्राप्त करते थे, ध्यान रखिएगा, तांबा प्राप्त करते थे। और विभिन्न प्रकार के मृद भांड, खिलौने, मूर्तियाँ आदि स्थानीय व्यापारों में ये लोग भेजा करते थे। ये पूरा था आंतरिक व्यापार। दूसरा है यहाँ पे बाह्य व्यापार। पुरातात्विक स्रोत इस बात का संकेत करते हैं कि सैंधव व्यापारियों की समृद्धता जो आई, इसी बाह्य व्यापार की वजह से सबसे यहाँ पे अधिक आई। बाह्य व्यापार जब यहाँ पे सबसे अधिक आया, ठीक है, तो जो इंडिकेशन मिलता है जैसे कि नाव का चित्र खूब पाया गया है, मुहरे पाया गया है, ठीक है, जो मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों में भी सेम मुहरे पाई गई है। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा कालीन एक समकालीन, ठीक है, सभ्यता रहा होगा जो आपस में अच्छा खासा यहाँ पे व्यापार करते ही करते होंगे। उत्खनन से और भी बहुत सारी सामग्रियाँ मिली है, जिससे कि, ठीक है, अलग अलग यही जो आंतरिक व्यापार बाह्य व्यापार को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वस्तुओं को भेज भेज के अलग 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 क्षेत्रों में पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप किया गया था। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत ही है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक पड़ाव, व्यापारिक पड़ाव, ठीक है, व्यापारिक पड़ाव जल मार्ग था, ठीक है, जल मार्ग से व्यापार होने के लिए समुद्र तट पर व्यापारी केंद्र होना आवश्यक था। इसीलिए अनेक ऐसे व्यापारी केंद्र समुद्र तट पर स्थापित किए जहां वे पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते थे। जैसे कि सौराष्ट्र में कीम नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा के तट पर मेघम, हिरण्य नदी के तट पर प्रभास, ऐसे अलग अलग व्यापारिक पड़ावों की स्थापना की गई। तब देखिए व्यापार हो रहा है तो कुछ न कुछ यहाँ पे विनिमय का साधन भी होना चाहिए। विनिमय का साधन, विनिमय का साधन, तो उस समय देखिए मुद्रा का तो हड़प्पा काल में बहुत अधिक प्रमाण नहीं मिलता है। बार्टर सिस्टम यहाँ पे मौजूद था। बार्टर सिस्टम माने वस्तु विनिमय प्रणाली। जो भी वस्तु है भाई, आपके पास अलग वस्तु है, हमारे पास अलग वस्तु है, अगर दोनों की एक दूसरे की वस्तुओं की ज़रूरत है तो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिस्टम था वहाँ पे, बार्टर सिस्टम। उसी तरीके से माप तौल प्रणाली था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो भी मान के चलिए कि आपके पास कुछ वस्तु है, हमारे कुछ पास वस्तु है, तो इसका कुछ ना कुछ रेशियो तो लगाया ही जाता होगा कि अगर आपके पास कृषि वस्तुएं हैं, हमारे पास कृषि से अलावा गैर कृषि वस्तुएं हैं, तो इस पर को किस प्रकार से बैलेंस किया जाएगा। जैसे कि आज के समय में, ठीक है, लोग गाँव में जाते हैं, शहरों में देखते होंगे कि लोग बार्टर सिस्टम को, ठीक है, उपयोग करने से बचते हैं। इसकी लिमिटेशन बहुत अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे यातायात व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यातायात व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे बैलगाड़ियों के नमूने प्राप्त हुए हैं। दूरस्थ प्रदेशों से होने वाले अंतः स्थलीय व्यापारों की पुष्टि करते हैं। जल मार्ग, स्थल मार्ग दोनों से ये व्यापार किया जाता था। लिपि भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लिपि, निवासियों की अपनी एक लिपि, व्यापार वाणिज्य के विकास में इस लिपि ने उत्प्रेरक का कार्य किया। मुहर वगैरह में देखेंगे तो इस लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब लिपि को पढ़ा ही नहीं गया अभी तक, तो इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी
क्या मिलेगी। तो जो भी ये सब चीज़ किया जा रहा है, देखिए बिल्कुल वर्तमान को ध्यान में रखते हुए एक आइडियल कंडीशन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि एग्जाम में आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति। जैसे ही वैज्ञानिक प्रगति की बात आती है, लोग लगता है कि हड़प्पा काल में क्या विज्ञान था। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि वर्तमान समय में देखिए तो लग रहा है कि हम लोग विज्ञान का कितना डेवलप कर गए 10 साल 20 साल में, ठीक है। 3G 4G 5G इतने सारे गैजेट्स आ गए, इतने सारे स्पेस में सैटेलाइट छोड़ दिए गए। लेकिन क्या पता कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको लगेगा कि उस समय के लोग बहुत पीछे थे, वैसे हमें लगता है। लेकिन हमें अभी वर्तमान में लग रहा है कि हमारा साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। इसी प्रकार यहाँ पे सैंधव काल में निसंदेह हम लोग बोल सकते हैं कि विज्ञान एवं तकनीक का पर्याप्त विकास हुआ था। पक्की ईंटें जो उसमें बनाया गया, ईंट देखिए समकोण पर काटती हुई सड़कें, सोचिए क्या ये किसी छोटा मोटा विज्ञान से कम है। समकोण पर काटती सड़कें, राजपथ, लिपि, ठीक है, लिपि, माप तौल प्रणाली, तांबा, कांसा, सीसा, अगर ऐसे चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, अन्य देशों से उनके व्यापारिक संबंध से स्पष्ट वैज्ञानिक परिलक्षित होता है कि भाई इतने दूर लोग जा रहे हैं, पूरे के पूरे अरेबियन सी को पार करते हुए लोग व्यापार कर रहे हैं, वो भी छोटे मोटे नाव से। तो क्या उस समय नाव बनाना कोई छोटी चीज़ रही होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। रसायन विज्ञान को लोगों को पर्याप्त ज्ञान था। रसायन केमिस्ट्री का अच्छा खासा ज्ञान था। टीन एवं तांबे को मिला के किस प्रकार से देखिए एक नया धातु कांसा बनाया जाता था, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी। टीन और तांबे को मिला के कांसा बनाया जाता था। इसको मिलाकर, ठीक है, देखिए क्या किया गया, अंक गणित आ गया। अंक गणित, रेखा गणित का भी उन्हें ज्ञान था। बाकायदा ये लोग जो भी यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान बना रहे हैं, चबूतरा बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है, इसका माप तो रखते होंगे ना, वे जरूर रखते ही होंगे, ठीक है। ग्रह नक्षत्रों की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। बाढ़ वगैरह को देख के शायद वे लोग सावधान भी हो जाते होंगे। आयुर्विद्या को लेके यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलता है कि आयुर्वेद विद्या का भी उन्हें ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलाजीत, ठीक है, बहुत लोगों को नाम पता होगा, शिलाजीत, ठीक है, एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जी के लिए शिलाजीत का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता था। शैल्य चिकित्सा का ज्ञान था। काली बंगा एवं लोथल से खोपड़ी की शैल्य चिकित्सा, सर्जरी जिसे आज बोला जाता है, सर्जरी की भी उनकी जानकारी थी। ये सब क्या दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक प्रगति का आधार को प्रस्तुत कर रहा है। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कला की। सैंधव कला, सैंधव निवासियों ने कला के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, जैसे कि स्थापत्य, मूर्ति कला को लेके, चित्रकला हो गया, नृत्य संगीत के क्षेत्रों में उन्होंने विशेष प्रगति की। स्थापत्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ईंटों से विभिन्न भवन बनाए, ठीक है, कला यही होता है। स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निर्माण में एक रूपता तथा रूढ़िवादिता की भावना को देखने को मिलती है। मूर्ति कला का शानदार तरीके से यहाँ पे डेवलप किया गया। मोहनजोदड़ो से बकायदा कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, योगी की मूर्ति मिली है। अन्य कई मूर्तियाँ इस तथ्य को पुष्टि करती है कि सैंधव जनों ने अपनी कला का प्रदर्शन मुहरों में, मृद भांडों में, मनकों में, मूल मूर्तियों के निर्माण में जरूर किया ही होगा। तो ये था पूरा कंप्लीट आज के क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरी की पूरी हड़प्पा काल की विशेषताओं को देख लिया। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, कला, विज्ञान को लेके। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे नगरीकरण की सभ्यता का, कैसे हड़प्पा काल का पतन हुआ, इतनी शानदार जो सभ्यता चल रही थी, सारा का सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।